हेलो बच्चों, तो कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अमीबा में क्या था, वहाँ पर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। पूरा जो प्रोसेस था न्यूट्रिशन का वो विद इन द सेल, एक ही सेल के अंदर हो रहा था। लेकिन ह्यूमन में क्या होगा कि ह्यूमन में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। कुल मिलाकर 20 मिनट लगेगा, आप पूरा समझ जाएंगे, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ह्यूमन में क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल, जो ये पाइपलाइन है पूरी ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन से होते हुए, और क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। और एक चीज़ हम लोगों को पूरा जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक कॉमन चीज़ हम लोग को याद रखना है कि हम जो भी न्यूट्रिशन हो रहा है उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स होंगे आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे और फैट होगा। ये होंगे प्लस मिनरल, विटामिन और वाटर, ये भी होंगे। मिनरल्स और विटामिन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, इन्हीं का ब्रेकडाउन होगा। और एक कॉमन चीज़ ये भी हम लोग ध्यान रखना है, जैसे प्रोटीन अगर हम लोग ले रहे हैं तो इस प्रोटीन से जो भी प्रोटीन लेंगे, चाहे मिल्क प्रोटीन लें, चाहे फिश से प्रोटीन लें, चाहे दाल से प्रोटीन लें, ये जो प्रोटीन होगा ये अलग प्रोटीन होगा। और इसको ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बनेगा, उस अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा हमारी बॉडी में वो अलग प्रोटीन होगा। तो इसीलिए हम लोगों को प्रोटीन लेने की जरूरत पड़ती है। तो होगा क्या, ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड की बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड यही होंगे, इन्हीं को एज ए न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेंगे। तो ये जो प्रोटीन होगा ये फाइनली जब एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ऑब्जर्व हो जाएगा। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड में जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। पहला स्टेप तो जैसे इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के बाद जो डाइजेशन होगा तो यही होगा। वैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो फाइनली कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज से पहले जो कार्बोहाइड्रेट होगा हो सकता है कि वो स्टार्च के रूप में हो। जो स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, उसको हम स्टार्च बोल रहे हैं। स्टार्च टूट के इसमें हो सकता है कि 100 मॉलिक्यूल हो, तो टूट के फिर 10 मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर बनाए। 10 मॉलिक्यूल के बाद हो सकता है 2 मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर बनाए। 2 मॉलिक्यूल के बाद तब उसको हम लोग डाइसेकेराइड बोलेंगे और फाइनली ये C6H12O6 बनेगा। तो इस तरह से ये जो बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये डाइजेशन हो रहा है। ये कॉमन चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि वैसे फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, जो स्टार्च वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लेंगे वो फाइनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज में इस तरह से कन्वर्ट होगा। तो ये सब डाइसेकेराइड बनेंगे, फिर मोनोसेकेराइड बनेंगे। जैसे डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। जो मिल्क का स्वीटनेस होता है, दूध का मीठापन होता है, वो लैक्टोज की वजह से होता है। सब ये डाइसेकेराइड हैं, सबका फार्मूला C12H22O11 होगा। और ये सब ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ इस फार्मूले का कंपाउंड बनाएंगे, O6। तो इस तरह से जैसे सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला यही होगा। वैसे जब माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सो ये प्लस फ्रक्टोज फार्मूला एक ही होगा। ऐसे लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा। तो ये सब मोनोसेकेराइड हो जाएंगे, ये सब डाइसेकेराइड रहेंगे। इसके पहले ओलिगो हो सकते हैं, पॉली हो सकते हैं। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरह से ब्रेकडाउन होना है। इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है कि तो ब्रेकडाउन कैसे कैसे होगा। तो उसके लिए एक पाइपलाइन है, माउथ से स्टार्ट होगा। ये माउथ हो गया, माउथ में फूड आइटम जाएगा और ये ब्रेकडाउन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की हेल्प से उसका ब्रेकडाउन होगा। अगर एंजाइम नहीं रहेंगे तो ब्रेकडाउन बहुत ही स्लो होगा। वो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए इधर की ओर आप देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड्स होंगी। पाइपलाइन में जो फूड है, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जाता रहेगा। ये जो ग्लैंड्स है एंजाइम का सिक्रेशन करती रहेंगी और ब्रेकडाउन होते रहेगा। यही बस इसकी पूरी कहानी है। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में पहला पोर्शन आता है माउथ। तो ये जो माउथ है, माउथ में दो चीज़ें होती है, एक टंग होता है और होते हैं टीथ।
हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो माउथ में क्या होता है, भोजन जो फूड आइटम होता है उसको क्रश किया जाता है। क्रश करने के लिए टीथ होते हैं। तो यहीं पे जो टीथ है, जो ह्यूमन टीथ है, ह्यूमन टीथ जो होता है वो हेट्रोडोंट होते हैं। मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरह के टीथ होती हैं और उनको एक डेंटल फार्मूला से हम लोग डिनोट करते हैं। तो डेंटल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो ये 21 23 डिवाइडेड बाई 21 23 इंटू 2। ये जो 2 यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स टाइप से नहीं है, ये जो टीथ का नंबर है वो देखिए, ये इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। 4 सेट टीथ के हैं, कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और ये जो नंबर है अपर हाफ में है, मतलब ये जो जबड़ा इतने में है तो पूरे में कितना होगा, तो इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे अपर हाफ हो जाएगा। तो ये जो है ये अपर हाफ है, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरे जो अपर में है टीथ उनका नंबर आ जाएगा। तो ये जो हाफ जा होगा उसमें कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 + 4 + 6, वैसे नीचे भी उतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 4 + 6, तो कुल टोटल आ जाएगा। तो ऊपरी जो जबड़ा है उसमें भी 16 और नीचे वाले में भी 16। तो इस तरह से कुल टोटल नंबर ऑफ जो टीथ होगा वो 32 होगा। तो ये परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला है। ये माउथ का फंक्शन होगा जिसमें टीथ होगा, टंग पर टेस्ट बर्ड होंगे। माउथ क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फेरिंग्स। इसी में हम लिखते चलेंगे, मिटाते चलेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि माउथ था, माउथ में ये हो रहा था। फिर साथ में माउथ में और क्या होगा, ये माउथ का काम हो गया इतना। अब माउथ में डाइजेशन भी, फूड आइटम गया उसको क्रश किया गया, तो वहाँ पर ब्रेकडाउन किसका होगा, तो ब्रेकडाउन होने के लिए यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये 3 पेयर्स होती हैं, याद रखिएगा ये 3 पेयर्स हैं। पैरोटिड होती हैं, सब मैगुलरी और सब लिंगुअल। सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे, सब मतलब नीचे। तो 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं नियर अबाउट 1.5 लीटर पर डे। इस सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। बात क्लियर। अब ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, इधर क्यों हम लिख दे रहे हैं, ये माउथ खत्म हो गया मतलब टीथ वगैरह। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हम लोग स्टार्च एज ए फूड, कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च को ले रहे हैं, इस पर इस सलाइवरी एमाइलेज, लास्ट में अगर ASE आता है किसी नेम में तो वो एंजाइम का नाम होता है। इसी का दूसरा नाम टाइलिन भी है, ये टाइलिन भी इसी एंजाइम का नाम है और सलाइवरी एमाइलेज है। तो ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, पूरे स्टार्च नहीं होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा स्टार्च का। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि माउथ में पार्शियल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे कि डेक्स्ट्रीन्स, अभी हम लोग कह रहे थे ना कि स्टार्च अगर 100 मॉलिक्यूल है तो फिर 10 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे, तो 10 मॉलिक्यूल या ऐसे वाले का स्ट्रक्चर का नाम है डेक्स्ट्रीन, प्लस कुछ माल्टोज डाइसैकेराइड भी बन सकता है। और इसीलिए क्या होता है, जब माल्टोज लेवल पर आता है कार्बोहाइड्रेट तो वो मीठा बना जाने लगता है, उसमें स्वीटनेस आने लगती है। तो इसीलिए आप अगर ब्रेड का टुकड़ा है उसको थोड़ा देर तक चबाएंगे तो मीठापन उसमें आने लगता है, क्योंकि ब्रेक डाउन होने लगता है। इतना ये माउथ में हो गया। यानी कि माउथ में क्या क्या था, टीथ था, टंग था, टीथ का डेंटल फार्मूला था। फिर हमने कहा कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है और सलाइवा का सिक्रेशन होता है। उस सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है, जिसकी वजह से पार्शियल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फेरिंग्स पर। तो यहाँ पर एक फेरिंग्स होता है, ये वाला रीजन, और ये फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होता है किसके लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए और डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए। तो होता क्या है कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, अगर हम लोग जो फूड को अगर हम लोग सॉलो करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फूड पार्टिकल हैं वो चले जाए। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाटिस। और इस ग्लाटिस के ऊपर एक अपरकुलम टाइप का होता है, ढक्कन टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लाटिस। तो क्या होता है, सोलोइंग के टाइम क्या होता है कि ये एपिग्लाटिस को क्लोज कर देता है, जिससे फूड आइटम रेस्पिरेटरी ट्रैक में न जाके ओइसोफेगस में जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये फेरिंग्स हो गया। उसके बाद आता है ओइसोफेगस, या इसी को इसोफेगस भी बोला जाता है। ये एक पाइपलाइन है जो कनेक्ट कर रहा है फेरिंग्स को और स्टमक को। यहाँ पर माउथ में डाइजेस्टिव एंजाइम था,
इस जो इसोफेगस वाला पोर्शन है वहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा। यहाँ पर केवल क्या होगा, एक वेवी मोशन होगा जिसको कि हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे, पेरिस्टाल्सिस। वेवी मोशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भोजन को चबाने के बाद जो फूड आइटम है वो क्या करेगा, वेवी मोशन के थ्रू पुश कर दिया जाएगा किधर की ओर, स्टमक की ओर। तो ये हो गया ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद क्या होगा, ये हम ओइसोफेगस तक हम लोग पढ़ लिए। अब क्या होगा, अब ये स्टमक आएगा, ये भी मिटा दिया जा रहा है, स्टमक। स्टमक में क्या आ गया, तो स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये जो स्टमक की वाल है इस पर ग्लैंड्स हैं, इसकी जो वाल है इस पर कुछ सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेंगी। गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। HCl के एक्वा सोल्यूशन को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, तो इसलिए इस तरह से एसिड का सिक्रेशन करती हैं। अब प्लस एक इनएक्टिव एंजाइम, कभी कभी कुछ कुछ बुक में रेनिन के बारे में भी लिखा है, तो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। इस पेप्सिनोजेन को जो HCl, पेप्सिनोजेन का भी सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड ही कर रही हैं, HCl का भी सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड ही कर रही हैं। अब ये क्या करता है, जो HCl होता है ये क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, बात समझ आ रही है, ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। अब क्या होगा, ये जो पेप्सिन है प्रोटीन पर वर्क करता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, फैट और प्रोटीन को टच नहीं किया गया था। स्टमक में आने पर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में मतलब वहाँ पर उसका कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन पर ये पेप्सिन वर्क करेगा, और ये पेप्सिन जब इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो जैसे हम लोग अभी स्टार्च के बारे में पढ़ रहे थे कि बार बार उसका ब्रेक डाउन होकर लास्ट में ग्लूकोज बनेगा, वैसे इसको एमिनो एसिड बनना है, लेकिन यहाँ पर भी पार्शियल डाइजेशन होगा, कुछ पेप्टोन्स बनेंगे, मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल उससे छोटे, लेकिन अभी भी वो इतने छोटे नहीं हुए हैं कि एब्जॉर्ब हो जाए, तो पेप्टोन्स बनेंगे। और क्या होगा, अब यहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता रहता है, तो हम लोग जब एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ रहे तो वहाँ भी कहते हैं कि एसिडिटी हो सकती है। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl का सिक्रेशन हो रहा है, तो HCl क्या करता है, इस चीज़ को यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन कर सकता है कि नहीं। लेकिन ये जो स्टमक की वाल है ये खराब नहीं हो पाती है वहाँ पर, तो ऐसा क्यों होता है, जो एसिड है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लगातार म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। तो लॉट ऑफ म्यूकस का सिक्रेशन होने की वजह से क्या होता है, इस एसिड का इफेक्ट जो होता है वो जो स्टमक की वाल है उस पर नहीं पड़ता है, तो इतना काम स्टमक में हो जाता है। एक चीज़ और हम लोग ध्यान देना है कि अभी तक ये जो डाइजेशन हो रहा था वो एसिडिक मीडियम में चल रहा है, यानी कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। अब इसके बाद क्या होगा, एसिडिक मीडियम में वर्क कर लिया, अब इसके बाद इंटेस्टाइन शुरू होगा। तो इंटेस्टाइन में हम लोग स्टमक तक पढ़ चुके हैं, ये स्टमक हो गया। अब इंटेस्टाइन में भी दो पोर्शन है। ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल था करीब 9 मीटर लॉन्ग होता है, उसमें भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, मतलब लेंथ उसकी सबसे लंबी होती है, करीब 6 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत ही कम्पैक्ट होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है और कम्पैक्ट होती है। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं इंटेस्टाइन में। पहला शुरू जो यहाँ से हो रहा है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे कॉइल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नैरो होती है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोल रहे हैं, लेंथ में छोटी है लेकिन ये मोटी है, इसलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये हाईली कम्पैक्ट होती है। फिर यहाँ से ये फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये मोटी हो जाती है, और ऐसे असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग करके भी डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें 3 पोर्शन होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ लिखा है ये जेजुनम, इलियम, डुओडेनम है, डुओडेनम है, इलियम, ये 3 पोर्शन होंगे, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा उसमें भी सीकम, कोलन और रेक्टम, सीकम, कोलम और रेक्टम होंगे। ये सीकम पोर्शन है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोलन है, और ये वाला रेक्टम है। वैसे यहाँ से ये डुओडेनम है, फिर जेजुनम है, इलियम है, ऐसे करके।
तो इस तरह से ये इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अब जो मेजर डाइजेशन होता है, यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हुआ प्रोटीन का, स्टमक में एसिडिक मीडियम में। इसके बाद क्या होगा, अब इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा किसके थ्रू, ये पैंक्रियाज है, ये जो पैंक्रियाज लिखा है ये पैंक्रियाज है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। हालांकि जो पैंक्रियाज है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसमें कुछ इंडोक्राइन पोर्शन भी होता है जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जबकि कुछ एक्सोक्राइन पोर्शन होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है। तो होगा क्या कि ये ड्यूडेनम वाले पोर्शन पर पैंक्रियाज जो ग्लैंड है उसकी भी ओपनिंग है, और ये लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की। तो लीवर क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, और इस बाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डाइजेशन में। हालांकि जो लीवर है उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, फिर भी इसका इंपॉर्टेंस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो भी डाइजेशन होना है वो बेसिक मीडियम में होना है। तो होता क्या कि जो लीवर है, लीवर सिक्रेशन करता है बाइल साल्ट का, बाइल साल्ट। ये जो बाइल साल्ट होता है ये क्या करता है, मीडियम को बेसिक करता है, प्लस जो भी फैट आ रहा है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। उसके पहले हम लोग ये भी पढ़ लें कि लीवर है, लीवर में दो लोब हैं। लीवर का जो सिक्रेशन है ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर से फिर कहाँ जा रहा है, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में जा रहा है, लेकिन उसके पहले वो पैंक्रियाटिक डक्ट से ज्वाइन करके एक साथ दोनों का यहाँ पे ओपनिंग होता है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से बाइल का सिक्रेशन हो रहा है और इधर से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है। पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। तो ये बाइल साल्ट, अब हम लोग आते हैं बाइल का फंक्शन क्या है। तो बाइल पहला काम है बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क कर सकेंगे। प्लस दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइल का, तो बाइल में क्या होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं, सोडियम टार्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। वो क्या करते हैं, एज लाइक सोप वर्क करते हैं। जैसे सोप जो ग्रीसी डर्ट होता है कपड़े पर उसको हटाता है, तो वैसे ही क्या करता है, ये जो बाइल साल्ट होते हैं वो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन का है कि जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब तक ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक जो पैंक्रियाज से एंजाइम्स आने वाला है लाइपेज, वो फैट का डाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर बाइल नहीं रहेगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। अब प्लस मीडियम को बेसिक करना है, दो फंक्शन है इसके। तो होगा क्या, अब जो डाइजेशन होगा किसकी वजह से होगा, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से तीन एंजाइम निकलते हैं, एक है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन प्लस ये जो पेप्टाइड्स बने थे या पेप्टोन्स बने थे प्लस पेप्टोन्स, इन सब को, इस पूरे प्रोटीन को जो पेप्टोन्स बना था स्टमक में, इन सबको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही पैंक्रियाटिक एमाइलेज होगा, जो डेक्स्ट्रिन बना था माउथ में और जो बाकी स्टार्च है उन सबको माल्टोज या दूसरी जो डाइसैकेराइड होंगी उसमें कन्वर्ट कर देगा। और क्या करेगा, जो फैट होगा, कौन कौन से एंजाइम हैं लिख दे रहे हैं, ये ट्रिप्सिन है, यहाँ पर वर्क कर रहा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। फिर स्टार्च के लिए क्या है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। स्टार्च और डेक्स्ट्रिन कैसे होंगे, स्टार्च प्लस डेक्स्ट्रिन जो होंगे वो कौन से एंजाइम आएंगे पैंक्रियाज से, सलाइवरी पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे डाइसैकेराइड में, जिसे हम नाम लिख दे रहे हैं माल्टोज। वैसे ही फैट जो होंगे, फैट कन्वर्ट हो जाएंगे लाइपेज। लाइपेज एंजाइम पैंक्रियाज से निकल रहा है फैटी एसिड में। तो इस तरह से जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी कि फैट को पचाने वाले एंजाइम्स हैं, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं, ये जो माल्टोज है, ये जो फैटी एसिड हैं, इन सब के फर्दर जो डाइजेशन होगा वो
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगी। अब जैसे माल्टोज है तो यहाँ पर माल्टेज एंजाइम होगा जो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। वैसे जो डाइपेप्टाइड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे एमिनो एसिड में। तो इस तरह से फाइनल जो डाइजेशन होगा कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के थ्रू होगा। अब इसके बाद जब ये हम लोग अभी तक डाइजेशन पर हो गए, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसको कि हम लोग विली या विलाई बोलते हैं। देखिए अगर ये सीधी रहेगी तो अगर ये सपोज दैट अगर ये 5 मीटर है तो अगर इसकी आप लेंथ देखेंगे तो इसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इतनी दूर में ही, क्योंकि ये वाली इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कि हम लोग विलाई बोलते हैं या विली बोलते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और बहुत एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होती है, ये ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो फूड आइटम, डाइजेस्टेड फूड आइटम है, यहाँ पर फिर माइक्रोविलाई होती हैं जिनके थ्रू की एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है विलाई के थ्रू कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या होगा, जितना डाइजेशन ये सब हुआ, अगर बहुत सारा ऐसा फूड आइटम्स होगा जिसका कि डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो जब डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को फिर एक्सपेल कर दिया जाएगा रेक्टम के थ्रू। एक चीज़ और है, ये जहाँ पर हम लोग सीकम, कोलन और रेक्टम की बात करें तो वहाँ पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी होता है जो हम लोगों में वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का अगर आप देखेंगे तो पार्ट्स से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से कहाँ से क्या सिक्रीट हो रहा था, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एचसीएल और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, पेप्सिन में। फिर लीवर से क्या सिक्रीट होता था, बाइल में बाइल साल्ट था जो काम क्या कर रहा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैंक्रियाज से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तीनों को पचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम निकल रहे थे, प्लस फाइनल डाइजेशन जो हो रहा था इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स के थ्रू हो रहा था। और इधर माउथ में क्या होता है, फेरिंग्स और इसोफेगस, ये सब। तो इस तरह से हम लोगों का जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग था ये ख़त्म हो गया। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा कौन कौन पूछे जाते हैं, क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फंक्शन ऑफ बाइल क्या है, पैंक्रियाज को कंप्लीट जूस क्यों बोला जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन होता है, माउथ में किसका डाइजेशन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिला के जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग था ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू।